हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टी10 स्टडी पर। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हर्ट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो मेनली ट्रांसपोर्टेशन में वर्क करता है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पर चार्ट बना रखा है ताकि आप लोगों को कोई भी पॉइंट मिस ना हो, ठीक है। और हम इस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको 100% आप श्योर हो जाएंगे कि हाँ, हम हर्ट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं सीख लिया हमने। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पौधे में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है या फिर ब्लड, उन सभी चीज़ों के बारे में बता रखा है। आप उसको देख लेंगे तो और ज़्यादा बेटर होगा इसको समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें हृदय के बारे में, ठीक है। हर्ट क्या है? तो देखिए, हर्ट की अगर हम स्थिति की बात करें तो हर्ट जो होता है यह फेफड़ों के बीच, ये आप फेफड़ा जो देख रहे हैं, मैंने इसको नीचे करके बना रखा है, लेकिन जनरल इसको थोड़ा बड़ा करके ताकि समझाने में आसानी हो। यह जो फेफड़ा है इसके बीच में यहाँ पर आपका जो हर्ट होता है वह स्थित होता है, ठीक है। यानी कह लें दोनों फेफड़ों के बीच, और कहाँ? वक्ष गुहा में। तो लिख सकते हैं स्थिति क्या है इसकी? इसकी स्थिति है वक्ष गुहा, ठीक है। वक्ष गुहा में स्थित होता है और दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गया होगा। देखिए, हार्ट का मेन काम क्या होता है? ब्लड को पंप करने का, ठीक है। हमारे शरीर में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मिनरल्स का या फिर जो भी पदार्थ होते हैं वो ब्लड के माध्यम से होता है। क्योंकि ब्लड सर्कुलेट करता है हमारे शरीर में, तो ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए उस पर प्रेशर दिया जाता है। तो ब्लड पर प्रेशर कौन देता है? हार्ट देता है प्रेशर, ठीक है। हृदय देता है उस पर प्रेशर, पंप करता है ताकि वह हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक आसानी से जा पाए, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। हृदय कहाँ स्थित होता है? तो हृदय हमारे वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। उसके बाद हृदय जो होता है वह बाहरी जो इसका झिल्ली होता है जिससे ये घेरा होता है, उस बाहरी झिल्ली को हम लोग पेरिटोनियम के नाम से जानते हैं। यानी कह लें हृदय बाहरी दो झिल्लियों से घिरा होता है। इस झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम बोलते हैं। हिंदी में इसको हृदय आवरण कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए होता क्या है कि ये हम अगर बात कर लें ये हृदय का, ठीक है, तो ये ह्यूमन हार्ट का है, ठीक है। इसमें अगर हम चैम्बर की बात करें तो ह्यूमन हार्ट में जनरली 4 चैम्बर होते हैं। एक तो आपका ये फर्स्ट नज़र आ रहा होगा, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये चारों चैम्बर का नाम अलग अलग होता है, ठीक है। एक तो अलिंद होता है और एक निलय होता है। तो डायरेक्शन के हिसाब से दायां और बायां कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, ह्यूमन हार्ट में पूछा जाता है जनरली ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो एक चार्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने लिख देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा उपसंघ वर्टिब्रेटा, पढ़ा होगा। उपसंघ वर्टिब्रेटा में कितने सदस्य थे? 5, जिसमें एक सदस्य आपका पीसीज आता था, दूसरा सदस्य क्या आता था? रेप्टिलिया, जिसको रेप्टाइल्स भी बोलते हैं या सरीसृप बोलते हैं। तीसरा सदस्य क्या है आपका? एम्फीबिया, ठीक है। तीसरा सदस्य क्या है? एम्फीबिया। चौथा सदस्य हो जाता है इसका एवीज, क्या होता है? एवीज। एंड नंबर 5th एंड लास्ट क्या होता है? एनिमेलिया, ठीक है। अक्सर एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जितने भी जीव होते हैं उनके हार्ट के चैम्बर से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लें कि पीसीज वर्ग में जनरली रखा किसको जाता है? तो जितने भी मछली हैं, ठीक है, इन सभी को पीसीज वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। और इनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं ये पूछा जाता है। रेप्टाइल्स में जितने भी रेंगने वाले जीव होते हैं उन सभी को रखा गया है, जैसे सांप, छिपकली, घड़ियाल, ये सब होते हैं। एम्फीबियंस के अंतर्गत किसको रखा गया है? तो मेढक को रखा गया है, ठीक है। एवीज के अंतर्गत सभी पक्षी को रखा गया है। और मैमिलियंस के अंतर्गत उसको रखा गया है जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है पीसीज या मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो याद रखिएगा 2 होता है। कौन कौन सा? एक अलिंद और एक निलय होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं रेप्टाइल्स के हार्ट में कितने चैम्बर? तो रेप्टाइल्स में भी याद रखेंगे 2 नहीं 3 होता है इसमें। कौन कौन से? तो 2 अलिंद होंगे, एक निलय। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, इसमें जो 2 अलिंद होते हैं ना, इसमें एक अलिंद जो होता है वह अर्धविकसित होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किसमें अर्धविकसित अलिंद पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे जो रेप्टाइल्स या एम्फीबियंस होते हैं इनमें एक अर्धविकसित अलिंद पाया जाता है, बाद बाकी
जो 2 बजे वो विकसित होते हैं। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस दोनों में 3-3, दोनों के हार्ट में 3-3 चैम्बर होंगे। एवीज में 4 होंगे और मैमेलियंस में भी 4 होंगे, यानी कि हार्ट का जो चैम्बर होता है इस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो याद रख सकते हैं रेप्टाइल्स में एक अपवाद है, याद रखिएगा, जो घड़ियाल होता है, मगरमच्छ जो होता है उसके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठ या वल्व भी उसको बोलते हैं। तो ये पॉइंट उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछ ले कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं तो आप जवाब देंगे 2, ठीक है। सांप या फिर आपका छिपकली, इन सभी में, या जो रेंगने वाले जीव होते हैं जो रेप्टाइल से बिलोंग करते हैं, उनके हार्ट में कितने चैम्बर? 3। एम्फीबियंस यानी मेढक के हार्ट में भी 3 चैम्बर, और एविज यानी पक्षी के हार्ट में भी कितने? 4 चैम्बर, और मैमेलियन के, एनिमेलिया नहीं, इसको मैमेलिया कर लीजिएगा, सॉरी मैमेलिया, ठीक है। मैमेलिया के हार्ट में कितने चैम्बर? 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट कंप्लीट हो गया होगा। तो इसी तरीके से पूछा जाता है कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो याद रखिएगा ह्यूमन हार्ट में भी 4 चैम्बर होते हैं। तो चैम्बर से रिलेटेड कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है संकुचन और शिथिलन। देखिए होता क्या है अमूमन कि हमारा जो हार्ट है, आपने अक्सर गौर किया होगा, हमारा जो दिल है वो धड़कता है, धक 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 करता है। तो ये धक धक क्यों करता है? ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग अपना माइंड लगाते हैं कि इसके वजह से, लेकिन जब भी कभी हमारे शरीर में अक्सर अगर ज़्यादा तेज़ से धड़कता है तो उसका मतलब होता है कि या तो कोई विपत्ति होती है या फिर कोई इस तरह का कुछ अचानक हो जाता है जिसके कारण ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन क्यों बढ़ता है? क्योंकि जब हमें किसी प्रकार की परेशानी होती है तो हमको उसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ी से होता है ताकि वहाँ पर ऑक्सीडेशन मैक्सिमम हो सके और एनर्जी मैक्सिमम प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। तो इसीलिए धक धक करता है। तो ये जो हार्ट धक धक करता है क्यों करता है? क्योंकि इसका जो वेस्म होता है, ये वेस्म अलिंद और निलय, ये दोनों वेस्म में क्या होता है? बारी बारी से संकुचन और शिथिलन होता है। अब बात आती है संकुचन और शिथिलन क्या है? तो हृदय के वेस्मों का सिकुड़ना संकुचन और फैलना शिथिलन कहलाता है। तो देखिए मैंने भी बताया 1 और 2, ये जो दोनों हैं अलिंद, यानी ऊपर वाले को अलिंद बोलते हैं, नीचे वाले को निलय बोलते हैं। तो अलिंद इसको अब देखिए डायरेक्शन के हिसाब से पूछ लेगा, ये दायां अलिंद राइट हैंड साइड है तो दायां अलिंद, लेफ्ट हैंड साइड है तो बायां अलिंद, ठीक है, याद रखेंगे। और ये दायां निलय बायां निलय। तो जब निलयों और अलिंदों में संकुचन होता है, ठीक है, यानी कि सिकुड़ता है तो उसको संकुचन बोलते हैं, और फैलता है तो उसको क्या बोलते हैं? शिथिलन बोलते हैं। और समझ में आ गया? और इसी संकुचन और शिथिलन के वजह से क्या होता है? ब्लड का पंपिंग होता है और हमारा जो हृदय है वह धक धक करता है, जिसे हम धड़कन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सिस्टोल समझ में आ गया? सिस्टोल या फिर संकुचन क्या होता है? संकुचन कहने का मतलब हो गया हृदय के वेस्मों का सिकुड़ना संकुचन, और हृदय के वेस्मों का फैलना शिथिलन। और हृदय के वेस्मों के संकुचन और शिथिलन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? धड़कन कहते हैं, ठीक है। और ये जो हृदय के वेस्मों का संकुचन और शिथिलन जो होता है एक तालबद्ध तरीके से होता है, ठीक है। तालबद्ध कहने का मतलब एक बार संकुचन एक बार शिथिलन, एक बार संकुचन एक बार शिथिलन, और दोनों का टाइम पीरियड लगभग इक्वल होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? तालबद्ध संकुचन जो होता है या फिर शिथिलन जो होता है, इसके लिए इसमें एक विशेष प्रकार का नर्व सेल पाया जाता है, और उस नर्व सेल को हम लोग बोलते हैं SA नोड। क्या बोलते हैं? SA नोड बोलते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड, ठीक है। क्या बोलते हैं? साइनो ऑरिकुलर नोड या शिरा अलिंद छिद्र भी कहते हैं। तो हृदय का जो संकुचन और शिथिलन होता है उसको नियंत्रित कौन करता है? SA नोड जो है वह उसको नियंत्रित करता है, ठीक है। इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब क्या होता है कि जब संकुचन और शिथिलन होता है, इसी का वजह से क्या होता है? हमारे शरीर में ब्लड का पंपिंग होता है, शरीर के सही भागों में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब देखते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन आखिरकार होता कैसे है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक पिक बना रखा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये हार्ट का पिक है। हार्ट में ये आपका दायां अलिंद हो गया, ये बायां अलिंद, क्या ये आपका दिख रहा होगा आपको? दायां अलिंद और ये बायां अलिंद, और ये हो गया दायां यानी कि राइट निलय, ठीक है, और ये हो जाएगा लेफ्ट निलय, ठीक है। हम NL करके लिख देते हैं इसको, राइट अलिंद RA, ओके।
ताकि जगह कम है तो समझने में आसानी हो। ठीक है, अब क्या होगा, मान लीजिए कि ये शरीर का हर्ट है, जैसे मान लीजिए कि ये मेरे शरीर में ऐसा एक हर्ट है। ठीक है, अब क्या होगा, मेरा राइट डायरेक्शन देखिए और लेफ्ट डायरेक्शन देखिए। राइट साइड ये वाला इधर राइट यानी कि अलिंद और नीले दाएं साइड और बाएं साइड। अब हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, यानी कि घड़ी की दिशा में। घड़ी का दिशा कैसे होता है, देखिए घड़ी का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन इसी तरीके से होता है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है मतलब शरीर के सभी भागों में ब्लड जो जाता है वह कौन से साइड से जाएगा, लेफ्ट साइड से जाएगा। जो हमारा हार्ट का लेफ्ट साइड होता है उससे क्या होगा, हमारे शरीर के सभी भागों में ब्लड सर्कुलेट करेगा। और शरीर के सभी भागों से सर्कुलेट करने के बाद ब्लड जो रिटर्न आएगा वो कौन से साइड, राइट साइड में आएगा। ठीक है, तो देखिए राइट साइड में आएगा तो राइट साइड में 2 छिद्र देख रहे हैं आप, इसको क्या बोलते हैं, शिरा बोलते हैं। इसी को महाशिरा भी टर्म किया जाता है। तो राइट साइड में हमारे शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त सर्कुलेट होकर के राइट हृदय में आता है, हृदय के चैम्बर में आता है। ठीक है, तो दाएं साइड में आता है, तो दाएं साइड में आपका शिरा है। इसका मतलब है कि शिरा जो है वह किस प्रकार के रक्त का परिवहन कराता है, अशुद्ध रक्त का परिवहन कराता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शुद्ध रक्त का परिवहन शिरा कराएगा, अशुद्ध रक्त का तो शरीर के सभी भागों में लेफ्ट साइड से जाता है। तो लेफ्ट साइड में कौन सी नली है, ये नली है या ये नली है। तो देखिए ये क्या होगा, यहाँ से ये नली ऐसे जाती है महाधमनी, और ये जो है ये महाधमनी से जो ब्लड निकल करके आता है तो ये शरीर के सभी कोशिका तक गया और यहाँ से ब्लड ऐसे आता है। इस तरीके से सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो अब हम क्रियाविधि समझ लेते हैं, हार्ट में कैसे क्रियाविधि होता है। संकुचन और शिथिलन आप लोग समझ ही चुके हैं। देखिए शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त, शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त कहाँ आता है, दायां अलिंद में आता है। ठीक है, उसी समय फेफड़ा से, किससे, फेफड़ा से शुद्ध रक्त किसके सहायता से, फुफ्फुस शिरा के सहायता से कौन से अलिंद में, दायां, सॉरी ये लेफ्ट हो जाएगा ना, लेफ्ट अलिंद यानी कि बायां अलिंद में आता है। अब चूंकि इसमें संकुचन होगा तो ये फैलेगा, ये सिकुड़ेगा तो ये फैलेगा। जैसे ये सिकुड़ेगा और ये फैलेगा तो क्या होगा, इसमें का ब्लड इसमें आ जाएगा, यानी कि नीलयों में आ जाएगा। यहाँ पर एक कपाट होता है, द्विदली कपाट और त्रिदली कपाट, जो क्या करता है, ब्लड जब इसमें आ जाता है तो अलिंद से तो नीले में आ जाएगा, लेकिन नीले से अलिंद में ब्लड नहीं जा पाएगा। तो जब ये संकुचन होगा तो ब्लड इसमें से इसमें आ गया। ठीक है, लेकिन हमने पढ़ा अभी कि तालबद्ध संकुचन होता है, यानी एक बार यदि ये सिकुड़ेगा तो ये फैलेगा और ये सिकुड़ेगा तो ये फैलेगा। तो जब अलिंद में अभी संकुचन हुआ तो दाएं अलिंद से अशुद्ध रक्त दाएं नीले में और बाएं अलिंद से शुद्ध रक्त बाएं नीले में आ गया। ठीक है, अब क्या बारी है, अब ये फैला था तब इसका बारी है सिकुड़ने का और इसका फैलने का। जब ये सिकुड़ेगा ये फैलेगा तो मैंने कहा यहाँ पर एक द्विदली का पार्ट और एक त्रिदली का पार्ट होता है, जो क्या करता है, ब्लड को अलिंद में आने से रोकता है। अब ब्लड अलिंद में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, तो देख रहे हैं ये एक नली है, ये एक नली आप देख रहे हैं इधर। ठीक है, ये नली बाएँ नीले से होते हुए कहाँ गया, फेफड़े तक। ठीक है, तो जब नीलयों में संकुचन होता है तो अशुद्ध रक्त निलय के माध्यम से या फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ों तक जाता है, तथा जो बाएं निलय में जो शुद्ध रक्त था वह महाधमनी के माध्यम से शरीर के सभी भागों में सर्कुलेट कर जाता है। ठीक है, इसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, सुनिएगा गौर से, फिगर पर ध्यान दीजिए और सुनते रहिए। देखिए क्या होता है, जिस समय शरीर के सभी भाग से अशुद्ध रक्त बाएँ शिरा में, सॉरी दाएं शिरा में आता है, कौन से, दाएं अलिंद में आता है। ठीक है, शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त शिरा के माध्यम से दाएं अलिंद में आता है। उसी समय फेफड़े से शुद्ध रक्त किसके द्वारा, फुफ्फुस शिरा के द्वारा बाएं अलिंद में आता है। जब अलिंदों में संकुचन होता है उस समय नीलयों में शिथिलन होता है, जिसके वजह से क्या होता है, अलिंद का ब्लड नीलय में आ जाता है। ठीक है, अब चूँकि तालबद्ध संकुचन होता है तो अब बारी है नीलयों का संकुचन और ऊपर जो अलिंद है उसका फैलना। ठीक है, यानी कि शिथिलन। तो जब नीलयों का संकुचन होगा तो यहाँ पर त्रिदली का पार्ट और द्विदली का पार्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड अलिंद में नहीं आ पाता है। जब अलिंद में नहीं आएगा तो क्या होगा, अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़े तक जाएगा और शुद्ध रक्त किसके द्वारा, महाधमनी के द्वारा शरीर के सभी भागों में सर्कुलेट कर जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा। तो इस तरीके से हृदय का क्रियाविधि होता है हमारे शरीर में। उम्मीद करते हैं कि ये सारा पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
यहाँ पर ब्लड क्यों जाता है, फेफड़े तक ब्लड क्यों जाता है? फेफड़े तक ब्लड इसलिए जाता है ताकि हम लोग जो भी ब्रीदिंग करते हैं एयर से, विभिन्न क्या एटमॉस्फेयर से विभिन्न प्रकार का जो गैसेज लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन क्या करता है, हमारे फेफड़े के जो वायु कोष होते हैं उसमें जा करके रहते हैं, ठीक है। और फेफड़े के ऊपर क्या होता है, रक्त कोशिका का घना जाल, जिसमें ब्लड होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाएगा और वो क्या करेगा, शरीर के सही भागों में पहले तो आएगा यहाँ नीले और उसके बाद यहाँ से शरीर के सही भागों में सर्कुलेट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं ये सीरा और धमनी के बारे में। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं कि सीरा के बारे में बताइए, धमनी के बारे में बताइए, सॉरी धमनी ये, ठीक है। चलिए तो हम बात कर लें सीरा के बारे में पहले। तो सीरा क्या होता है, सीरा हमारे शरीर की पतली कोशिका होती है, लेकिन इससे भी एक पतली कोशिका होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको जानते हैं केशिका के नाम से। तो सीरा जो है अशुद्ध रक्त का परिवहन कराता है, ठीक है। सीरा अशुद्ध रक्त का परिवहन कराता है और शरीर के अन्य भागों से जो रक्त आता है या कह लें हृदय की ओर जो जाता है कोशिका, उसको भी हम लोग सीरा के नाम से जानते हैं। धमनी की बात कर लें तो धमनी का दीवार जो होता है वह मोटा होता है, ठीक है, और यह शुद्ध रक्त का परिवहन कराता है, ठीक है। और सीरा का जो होता है पतला होता है और अशुद्ध रक्त का परिवहन कराता है, ठीक है। अपवाद में कुछ सीरा ऐसे भी है जो उल्टा काम कर देता है, जैसे सीरा शुद्ध अशुद्ध का कराता है ना, तो कुछ सीरा ऐसे है जो शुद्ध रक्त का भी परिवहन करा देता है, जैसे कि फुफ्फुस सीरा फेफड़ा से शुद्ध रक्त को लाता है अलिंद में, ठीक है। तो फुफ्फुस सीरा अपवाद है जो शुद्ध रक्त का परिवहन कराता है और फुफ्फुस धमनी अपवाद है जो अशुद्ध रक्त का परिवहन कराता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं लसिका, जिसको लिम्फ भी कहते हैं। लिम्फ ये क्या है, जो हमारा ब्लड सेल होता है या कह लें सेल, कोशिका के मध्य में, ठीक है, WBC सहित रुधिर प्लाज्मा जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लसिका बोलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंस है और इसी से क्या किया जाता है, इसका काम क्या है हमारे शरीर में, चूँकि इसमें WBC होता है तो WBC क्या करता है, इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। तो इम्यून सिस्टम जो है वो बनेगा किसके माध्यम से, लसिका के माध्यम से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सारा पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं, पॉइंट है आपका क्या, BP ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है, तो देखिए हमारा जो शरीर है, शरीर में ब्लड, शरीर के सभी कोशिकाओं से जब ब्लड फ्लो करता है तो जब भी कभी कोई प्रॉब्लम होता है या किसी भी तरह का दबाव होता है तो क्या होता है, हमारे शरीर को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय क्या होता है कि ब्लड तेज़ी से फ्लो करना स्टार्ट करता है। तो तेज़ी से फ्लो करने के कारण क्या होता है कि महाधमनी और उसकी जो मुख्य शाखाएँ होती हैं उसके ऊपर रक्त का दबाव बढ़ जाता है और यही रक्त के दबाव के बढ़ने को ही हम लोग रक्तचाप कहते हैं, ठीक है। यानी कि महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त के दबाव को क्या कहेंगे, रक्तचाप, BP या ब्लड प्रेशर कहेंगे। तो ये जो BP बढ़ता है वह भी ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के वजह से ही, संकुचन और शिथिलन के वजह से ही। देखिए जब संकुचन से दबाव बढ़ता है तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। और जब शिथिलन से दबाव बनता है तब उसको क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अब अगर हम बात कर लें एक हेल्दी ह्यूमन का सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, तो याद रखिएगा एक हेल्दी ह्यूमन का सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वह 120 mmHg होता है। mmHg बोले तो मिलीमीटर, Hg क्या होता है, पारा का संकेत है, मरकरी का संकेत है, ठीक है। यानी कि मिलीमीटर पारे के दाब पर 120, ठीक है। याद रखिएगा सिस्टोलिक प्रेशर 120 और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 80 mmHg। आप लोग कभी अगर मेडिकल स्टोर में गए होंगे तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला होगा, अगर BP कभी जांच किया जाता है तो एक मशीन दिया जाता है और उसको बाजू में लगा करके उससे BP चेक किया जाता है। तो उस मशीन को क्या बोलते हैं, उस मशीन को बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। क्या बोलते हैं, यानी BP का जो मापन किया जाता है वह स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। और कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है, स्वस्थ है, तो उसका ब्लड प्रेशर कितना होगा, तो यही सिस्टोलिक प्रेशर, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर, यानी कि क्या हो जाएगा, सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक प्रेशर कितना हो जाएगा, 80 mmHg हो जाता है, ठीक है।
तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है, या कह लें उसका जो बीपी होता है वह कितना होता है, तो 120/80 mmHg होता है। तो इस तरीके से आपका सारा पॉइंट कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन में आप लोगों को जितने भी चीज़ मैंने बताया वो सारा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल में स्टूडेंट्स होंगे उनको ये सारा चीज़ समझ में आ जाए। चूँकि लॉकडाउन है तो सभी जगह स्टडी अभी जितने भी संस्थान है वो सारा बंद है, ठीक है। तो इस माध्यम से आप लोग अपना प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।